नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है परती परिकथा। आप सभी ने सुन रखा होगा, काफ़ी मोटा उपन्यास है। इनफैक्ट इससे पहले इन्होंने मैला आंचल लिखा था, जो कि सन 1954 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जो मैं बता रही हूँ। और सन 1954 में इन्होंने मैला आंचल लिखा था, जो कि इनका पहला आंचलिक उपन्यास था, या जिस उपन्यास के साथ से हिंदी साहित्य जगत में आंचलिक उपन्यासों की प्रवृत्ति शुरू हो गई थी। ठीक है, तो उसके प्रवर्तक कौन थे? फणीश्वरनाथ रेणु जी थे। तो इनका दूसरा उपन्यास जो आंचलिक उपन्यास ही है परती परिकथा, इन्होंने सन 1957 में लिखा। ठीक है, इस पर विस्तृत चर्चा आज होने वाली है। हालांकि मोटा उपन्यास है, मैं तो कहूँगी आप सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर समय की कमी है और परीक्षाएं नज़दीक हैं तो ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। वीडियो को अंत तक देखें और मुझ पर विश्वास बना के रखें। जो चीज़ें मैं बताऊँगी उनको अगर आप अच्छे से सुन लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, यानी परीक्षा में किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, मुझे इतना विश्वास है कि आप उसका उत्तर लिख के आएंगे, वो भी अच्छे से, अगर आप मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को ध्यान से सुन लेते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका भारत बोर्ड का पेपर है, हिंदी साहित्य में भारत बोर्ड, जो कि पहली बार आपके सिलेबस में संकलित हुआ है, वो मास्टर्स के सिलेबस में पढ़ाया जा चुका है। यानी कि 4th ईयर में तो पहली बार पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो मास्टर्स के सिलेबस में यानी MA हिंदी में पढ़ाया जा चुका है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, क्योंकि इसके PYQs आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पेपर पहली बार पढ़ाया जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में BA के सिलेबस में। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें उन सारी चीज़ों से। बाकी चलिए हमारे टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये मैंने आपके लिए बड़ी ही मेहनत से तैयार किए हैं। चलिए फिर हमारे टॉपिक को शुरू कर लेते हैं जल्दी से। फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा परती परिकथा सन 1957, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, हिंदी साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है, ये भी मैंने बताया। मैला आंचल के बाद ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था, यानी कि ये इनकी दूसरी औपन्यासिक कृति है, जो पूर्णिया जिले के परानपुर गांव है, जो पूर्णिया जिले के परानपुर अंचल की कथा को आधुनिक और परंपरा के द्वंद्व के बीच प्रस्तुत करती है। यह केवल किसी गांव की कथा नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय ग्रामीण समाज के संक्रमण, टूटन, संघर्ष, स्वप्न और विडंबनाओं की महागाथा है। मैला आंचल की तरह इस उपन्यास में भी रेणु ने ग्रामीण जीवन को उसकी संपूर्ण जीवंतता, लोक संस्कृति, बोली, वाणी, राजनीतिक चेतना और सामाजिक अंतर्विरोधों सहित प्रस्तुत किया है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी मोटा उपन्यास है। आई थिंक 350-400 के करीब पेजेस हैं, तो पूरा तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ। बहुत सारी घटनाएं हैं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है रेणु के उपन्यासों में, पात्र बहुत होते हैं। आप खुद देखना, मैला आंचल की बात करूँ तो मैला आंचल में 200 से अधिक पात्र हैं, और यही सेम चीज़ परती परिकथा में भी है। तो कुछ मुख्य पात्र हैं वो मैं आपको बता दूँगी। हालांकि बहुत पात्र हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो मैं आपको बता दूंगी, है ना। बाकी जो मैं आपको बताने वाली थी वो ये, एक तो मैला आंचल की तरह मैला आंचल में मेरीगंज के आसपास पूरी कथा घूमती रहती है। यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यासों की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है, यानी कि इनके उपन्यासों के केंद्र में कभी भी कोई पात्र नहीं होता है। इनके उपन्यासों के केंद्र में कभी भी कोई पात्र नहीं होता है, क्योंकि पात्र इतने ज़्यादा हैं तो किसको केंद्र में रखा जाए, है ना। ये तो चलो मजाक की बातें हैं। इनके उपन्यासों के केंद्र में हमेशा अंचल होता है, जैसे कि मैला आंचल में मेरीगंज था, और वैसे ही परती परिकथा में परानपुर उपन्यास के केंद्र में रहता है। यानी इनके उपन्यास का नायक यहाँ पे अंचल होता है, कोई पात्र इनके उपन्यास का नायक नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। इसके बाद में दूसरी बात मुझे क्या बतानी थी, वो ये कि जो ये स्थितियाँ, संक्रमण, टूटन, संघर्ष, स्वप्न या फिर मोहभंग, विडंबनाओं इत्यादि की समस्याएं जो पैदा हुई थीं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, वो क्यों हुई थी? क्योंकि एक तो जो वादे किए गए थे कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, उसके बाद जो ये सारी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो नहीं हुआ, तो मोहभंग की स्थिति पैदा होना लाजमी था। इसके बाद में पहली पंचवर्षीय योजना भी आ चुकी थी। पंचवर्षीय योजना तो आप समझते ही होंगे, तो पहली पंचवर्षीय योजना भी आ चुकी थी। ठीक है, तो वो भी कारगर सिद्ध नहीं हुई थी। यानी सन 1957 तक पहली पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा था जनता पे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये उपन्यास लिखा है किसने? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। तो इसमें कई समस्याएं हैं, जाति की समस्या भी दिखाई देती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितनी तो जातियाँ थीं, कितने तो इसमें टोले बने हुए थे। टोले से आप समझते होंगे मोहल्ला, ठीक है। और इसके बाद में बात करूं तो इसमें जो ज़मींदारी व्यवस्था है, ज़मींदारी प्रथा है,
उसका उन्मूलन भी दिखाई देता है। इसके बाद में कई बाह्य आडंबर इत्यादि दिखाई देते हैं इस उपन्यास में। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज भी समाज में व्याप्त हैं। स्त्री शोषण भी इसमें दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें इस उपन्यास के केंद्र में रही हैं, है ना। अब आप समझ गए होंगे, काफ़ी हद तक इसकी आधारभूमि बन गई होगी। आइए तो पृष्ठभूमि और जो कि परानपुर है। पर्ती का अर्थ क्या होता है? पर्ती का अर्थ होता है बंजर, यानी जिसपे फसल अब नहीं उग सकती है, जो भूमि अब बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं रह गई है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है? बंजर और अनुपजाऊ भूमि। रेणु ने इस पर्ती को केवल धरती के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धरती जमीन ही पर्ती नहीं हुई है, बल्कि मनुष्य का हृदय भी ऐसा हो गया है। आप देखेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे किस तरह से विभिन्न प्रकार से छोटी छोटी बात के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं और आंदोलन इत्यादि हो रहे हैं। समाज संबंधों और चेतना की ऊसरता, ऊसर यानी कि बंजर भूमि के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। वहीं परिकथा आशा, स्वप्न और पुनर्जीवन का संकेत देती है। ठीक है, तो शीर्षक को आप समझ गए होंगे। शीर्षक क्या है? शीर्षक है पर्ती परिकथा। तो पर्ती का अर्थ क्या निकला यहाँ पे लिखा हुआ है, और पर्ती परिकथा शीर्षक है पूरा। तो पर्ती का अर्थ तो एक तरफ नकारात्मक निकला और दूसरी तरफ परिकथा का अर्थ क्या निकला? आशा, स्वप्न और पुनर्जीवन का संकेत देती है। कहीं ना कहीं शीर्षक में द्वंद्वात्मकता दिखाई देती है। आ जाइए, आगे लिखा है उपन्यास का परिवेश बिहार का ग्रामीण अंचल है, परानपुर गांव है, विशेष रूप से पूर्णिया क्षेत्र यानी पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की बात होती है इस उपन्यास में। यह वह समय है जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन गाँव का जीवन अभी भी गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, जातिगत विषमता और आर्थिक शोषण से ग्रस्त है। इसके बाद आगे आ जाइए, उपन्यास की कथा वस्तु उत्तर नेपाल से दक्षिण गंगा तट तक फैले पूर्णिया जिले के एक विशाल भूभाग परानपुर पर आधारित है। यहाँ धरती परती बंजर है, यानी यहाँ की धरती जो है वो परती है, बंजर है, जिसे लेखक ने धरती की लाश कहा है, जिस पर बालू की परतें कफन की तरह बिछी हैं। कोसी नदी की विभीषिका कोसी माई कहकर उपन्यास में संबोधित किया है कोसी नदी को फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। और आप सभी को पता ही होगा, नदियों को तो वैसे भी भारतीय संस्कृति में माँ का ही दर्जा दिया गया है। हम सब गंगा माँ कहते हैं, ऐसे ही जितनी भी नदियाँ हैं। कि विभीषिका ने इसे बंध्या बना दिया। बंध्या का अर्थ भी बंजर ही होता है। उपन्यास इसी मृत प्राय धरती के पुनरुद्धार और वहाँ की लोक संस्कृति के जीवंत होने की गाथा है, यानी कि परती भूमि का किस तरह से पुनरुद्धार हो रहा है, जिसमें जित्तन की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देता है। वो कहीं ना कहीं इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। तो यहाँ पे मैंने ये इमेज लगाई है और ये आपके उपन्यास से ही है। मैंने जब पढ़ा था तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट लगा, इसको आप देख सकते हैं। यही ऊपर लिखा हुआ है कि धूसर बीरान अंतहीन प्रांतर, पतिता भूमि परती जमीन बंध्या धरती, धरती नहीं धरती की लाश, जिस पर कफन की तरह फैली हुई है बालूचरों की पंक्तियां। उत्तर नेपाल से शुरू होकर दक्षिण गंगा तट तक पूर्णिया जिले के नक्शे के 2 असम भागों में विभक्त हुआ फैला यह विशाल भूभाग, लाखों एकड़ भूमि, जिस पर सिर्फ बरसात में क्षणिक आशा की तरह दूब हरी हो जाती है। यानी वो परती भूमि है तो अब वो किसी काम की नहीं है ना। आगे आ जाइए, प्रमुख पात्रों पर बात कर लेते हैं। बहुत देर से मैं कह रही थी, तो पात्र तो हालांकि मैंने कहा कि बहुत हैं, असंख्य हैं, आप खुद पढ़ने बैठेंगे पागल हो जाएंगे, लेकिन जो याद रखने चाहिए वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जितेंद्र नाथ मिश्र, पूरा नाम है लेकिन जितन बाबू कह के गाँव वाले बुलाते हैं या फिर संबोधित करते हैं। 10 से 15 वर्षों के बाद में ये गाँव लौटा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो 10 से 15 वर्ष बाद ये शहर से गांव लौटा है, लैंड सर्विस सेटलमेंट के चलते। ठीक है। दूसरा पात्र शिवेंद्र नाथ मिश्र, ये प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी होती है। ये पिता हैं किसके? जितेंद्र नाथ मिश्र के। जितेंद्र नाथ यानी जितन के माता और पिता दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद में लुत्तो प्रमुख पात्र है, कहीं ना कहीं इस उपन्यास का विलन दिखाई देता है। बहुत सारे विद्रोह इत्यादि आंदोलन इत्यादि में ये हमेशा अगुआ रहता है। इसके बाद में आ जाइए सुरपति राय और इसके बाद में भिम्मल मामा। इनकी भी कहानी काफ़ी अच्छे से दिखाई है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने कि किस तरह से थोड़ा सा इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। इसके बाद में छित्तन बाबू, इसके बाद में बिकू बाबू, जयवंती, इसके बाद में जलधारी लाल दास, इसके बाद में राम पखारन सिंह, इसके बाद में दुखरन शाह, सरवन बाबू और इसके बाद में लालचंद बाबू और सरवन बाबू की भी कहानी दिखाई देती है कि जब जमींदारी उन्मूलन की बात आती है तो किस तरह से ये दोनों भाई हैं, सरवन बड़े हैं और लालचंद छोटे हैं, तो किस तरह से इन दोनों में भी फूट पड़ जाती है और
एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे होते हैं। इसके बाद में शमसुद्दीन मीर मुसलमान टोली का मुखिया है, कई टोलियां हैं, ये मैं भी आपको आगे बता दूंगी। इसके बाद में बाल गोविंद, सुधना, और इसके बाद में ताजमणि और जित्तन बाबू का प्रेम दिखाई देता है ना। और जो ताजमणि है वो नट्टिन टोले की है और जितेंद्र नाथ मिश्र जो है वो जमींदार हैं। इसके बाद में आ जाइए मल्लारी मोची टोले की है और इसके बाद में गंगा काकी। बाकी कई पात्र हैं लेकिन जो प्रमुख मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, नहीं तो लिखने बैठती तो यही लिखती रहती, बाकी काम नहीं हो पाता। चलिए फिर आगे आ जाइए, मुख्य कथानक और नायक पे बात कर लेते हैं, जो कि कौन है, जित्तन है, और पूरा नाम तो मैंने ऊपर बताया ही है, जितेंद्र नाथ मिश्र। चलिए फिर आ जाइए, इस पर विस्तृत बात कर लेते हैं। तो कथा का केंद्र परानपुर हवेली का वारिस जितेंद्र नाथ मिश्र है। वह शिक्षित है और वर्षों बाद, जो कि ऊपर बताया 10 से 15 वर्ष बाद गांव लौटा है शहर से। तो इसके गांव लौटा है शहर से, अपनी 500 बीघे ज़मीन को आबाद करने का संकल्प लेता है। जित्तन आधुनिक वैज्ञानिक सोच का प्रतिनिधित्व करता है। शहरीकरण दिखाई देता है जित्तन की हवेली में भी और जित्तन के आसपास भी, जो ट्रैक्टर के माध्यम से परती को तोड़कर वहाँ गुलाब की खेती और बासमती धान उगाने का सपना देखता है। दिखाया भी जाता है आगे कि किस तरह से जित्तन बाबू ट्रैक्टर लेकर पूरी परती भूमि को जोत देते हैं, जिसका गांव वाले बहुत विरोध करते हैं। आ जाइए, उदाहरण आया है, मैं इस परती को तोड़ूंगा, यहाँ गुलाब उगाऊंगा, बासमती धान की महक से इस हवा को भर दूंगा। तो जित्तन बाबू जब गांव लौटते हैं 10 से 15 वर्ष बाद, तो वो केवल एक किसान मात्र नहीं है बल्कि एक स्वप्न दृष्टा भी है। किस चीज़ का स्वप्न देखता है? परती भूमि का उद्धार करने का। इसके बाद में आ जाइए, अगला बिंदु है लोक संस्कृति और परिकथा का तत्व। उपन्यास में परिकथा के जुड़ने का कारण इन पंक्तियों में निहित है। उदाहरण है, कथा होगी अवश्य इस परती की भी, व्यथा भरी कथा बंध्या धरती की, है ना। परती परिकथा जो शीर्षक है, तो परिकथा क्यों लगा है शीर्षक में, उसका अर्थ भी निकलता है कुछ। तो कथा होगी अवश्य, यानी इस परती भूमि की भी कुछ कथा होगी, ये व्यर्थ नहीं है। व्यथा भरी कथा होगी, लेकिन दुख भरी कथा होगी बंध्या धरती की। बंध्या का अर्थ होता है बंजर, और बंध्या किसने किया है? कोसी नदी की विभीषिका ने किया है। यह दर्शाता है कि उपन्यास केवल भूगोल नहीं बल्कि उस भूगोल में रची बसी लोक कथाओं और मानवीय संवेदनाओं का दस्तावेज बन जाती है। लोक संस्कृति की बात करूं तो जो वो अंचल है पूर्णिया जिले वाला, कई तो उसके लोकगीत इस उपन्यास में आए हैं। आगे मैंने 1-2 संकलित कर दिए हैं जिनसे आपकी मदद हो जाएगी। बाकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो अंचल विशेष में ही दिखाई देती हैं। आंचलिक क्यों कहा गया है फणीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यासों में? क्योंकि उसमें अंचल विशेष दिखाई देता है, वहाँ की माटी दिखाई देती है, जीवन किस तरह का होता है किसी भी गाँव का, वो दिखाई देता है बड़े ही जीवंतता के साथ में, है ना। तो उपन्यास का शीर्षक परिकथा इसके जादुई और लोक कथात्मक तत्व को दर्शाता है। इसमें परती से जुड़ी अनेक लोक कथाएं हैं। अब आ जाइए, कौन कौन सी लोक कथाएं हैं। तो पहली लोक कथा है कोसी मैया, जो कि मैंने ऊपर बताया था कि कोसी नदी नहीं कहीं पे लिखा है, कोसी मैया लिखा है हर जगह पे, क्योंकि भारतीय संस्कृति में नदी को या फिर जितने भी प्राकृतिक संसाधन, आप खुद ये चीज़ महसूस करते होंगे कि हमेशा माँ का दर्जा दे रखा है या फिर ईश्वर का दर्जा दे रखा है। तो उसी तरह से कोसी मैया की कथा, कैसे कोसी अपने नैहर यानी कि माई के भागी, और उसकी वजह से जो ये परानपुर की धरती है वो परती हो गई है। तो आप कारण समझ रहे होंगे, है ना। आ जाइए, तो कोसी नदी के प्रति लोकमानस के भय और श्रद्धा का मेल इस उपन्यास में दिखाई देता है। उदाहरण है कि कोसी मैया जब आती हैं तो सोना उगलती हैं, जब आती हैं तो सोना उगलती हैं या सब कुछ लील जाती हैं, या यह परती उन्हीं के कोप का अवशेष है। तो दोनों स्थितियां यहाँ पे बनी रहती हैं किसी भी प्राकृतिक संसाधन को अगर आप केंद्र में रखकर देखेंगे तो। अगली जो कथा प्रचलित है वो है ब्रह्म पिशाच की कथा। बरदिया घाट के ताड़ के पेड़ पर रहने वाला ब्रह्म पिशाच, ये तो बात आप भली भांति जानते होंगे। अगर आप किसी गांव इत्यादि से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि गांव में कितनी कहानियां प्रचलित होती हैं कि पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, वहाँ पे 5 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भूत ये कर देगा, पीछे पड़ जाएगा, या शाम को इतने बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, चुड़ैल पीछे लग जाती है। तो बहुत कथाएँ प्रचलित होती हैं। इसीलिए आंचलिक उपन्यास, इसीलिए
फणीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यासों को आंचलिक उपन्यासों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उसमें आंचलिकता का पुट है, वो निरंतर दिखाई देता है, और वो ही इस उपन्यास में भी दिखाई देता है, जो चांदनी रात में सोने चांदी के सिक्के सुखाता था। देख लीजिए किस तरह की कहानी यहाँ पे व्याप्त है। आगे आइए, पंचचक्र और दुलारी दाई। दुलारी दाई मैं आपको समझा दे रही हूँ। दाई का अर्थ है दीदी, बड़ी बहन। ये उपन्यास के शुरुआत में बता रखा है उन्होंने, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। और दुलारी दाई यानी कि एक नदी है, ठीक है। गांव की आराध्य देवी दुलारी दाई और 5 कुंडों की कथा, जहाँ मिश्र वंश की कन्याएं सत्य की रक्षा हेतु विलीन हुई थीं। और जो इस उपन्यास की एक पात्र है मलारी, गांव वालों का मानना है कि जो मलारी इस उपन्यास की एक स्त्री पात्र है, वो दुलारी दाई का अवतार है, यानी दुलारी दाई उस पर अक्सर आती रहती हैं। तो ये कहानी भी इसमें चलती है इस उपन्यास में। आगे आ जाइए, कुछ लोकगीतों की जिन पर मैंने ऊपर बात की थी, यहाँ पे मैंने संकलित कर दिए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। तो जित्तन बाबू ट्रैक्टर के ताल पर गुनगुनाने लगते हैं गाँव का बरसाती गीत, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जब गोचर से देव नहीं सुनते तब ओरहाना, ओरहाना का अर्थ होता है उल्हाना, ठीक है। तो उल्हाना गीत लोग गाते हैं, लोग भगतिया लोग गाते हैं, भगत लोग गाते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसको आप पढ़ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। आगे आ जाइए अगले बिंदु पर, सामाजिक राजनीतिक संघर्ष और जातिवाद इस उपन्यास में दिखाई देता है। आ जाइए, उपन्यास स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का कच्चा चिट्ठा है। पहला बिंदु है जातिवाद। परानपुर में कई तो टोलियां हैं, कई मोहल्ले हैं, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, दलित, यादव, इनके बीच एक वैमनस्य दिखाई देता है। ये सारे टोले हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लुत्तो, जो कि ऊपर बात हुई थी, जैसा पात्र खवास जाति का है, यानी कि खवास टोले का है, राजनीति की आड़ में ऊंची जाति से अपने पुरखों के अपमान का बदला लेना चाहता है, ठीक है। आगे आ जाइए, अभी मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से टोले हैं। राजनीति, स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव और सर्वे सेटलमेंट, जिसके चलते 10 से 15 वर्ष के पश्चात जित्तन गांव वापस आया है, यानी कि भूमि पैमाइश के समय गांव की राजनीति गंदी हो जाती है। यानी अब समझिए, जब सर्वे सेटलमेंट की बात आती है या फिर जमींदारी उन्मूलन की बात आती है, तो ये शुरुआत का ही हिस्सा है इस उपन्यास का। तब लोग इस तरह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं कि भाई भाई का सगा नहीं है, और जो त्यौहार इत्यादि मनाए जाते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। किसी भी तरह का कोई गीत नहीं गाया जा रहा है, कि कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि गांव की राजनीति किस तरह से गंदी हो जाती है, वो दिखाई देता है। कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दलों की आपसी कलह और स्वार्थपरकता का नग्न रूप यहाँ पे दिखाई देता है। आगे आ जाइए, अगला बिंदु है पंचचक्र और दुलारी दाई। गाँव की आराध्य देवी दुलारी दाई और 5 कुंडों की कथा, जहाँ मिश्र वंश की, ये भी इनकी एक अपनी गढ़ी हुई कथा है। गाँव वालों की कन्याएं सत्य की रक्षा हेतु विलीन हुई थी, मतलब अंधविश्वास जो है वो दिखाई देता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आ जाइए, अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी जातियां हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। हो सकता कोई एक छूट भी गई हो, बाकी मैंने तो कोशिश की है कि सारी डाल दूँ। अब आप खुद ही देख लीजिए, इनमें से मैं नहीं कहूँगी कि आप सारी याद करो, 4 से 5 देख लेना, या जितनी याद हो पाए फिर, है ना। तो परीक्षा में जब आप अपना उत्तर लिखेंगे तो आपके पास कुछ कॉन्टेंट होगा लिखने के लिए। आ जाइए, ब्राह्मण टोली है, भूमिहार टोली है, तेतर टोली है, बबुआन टोली है, ठाकुरबाड़ी है, केयर टोली है, मुसलमान टोली है, और सोलंकन टोली है, यदुवंशी टोली है, कुंजड़ा टोली है, खवास टोली है, यहीं का तो लुत्तो है। इसके बाद में कुरमा टोली है, नट्टिन टोली है, यहाँ की कौन है बताइए, ताजमणि। इसके बाद में तौती टोली है, गहलौटा टोला है, गंगोला टोली है, बाबू टोला है, और बाभन टोली है, और शायद मोची टोली भी होती है, मुझे अभी एकदम से याद आया। चलिए फिर, ये सारी टोलियां हैं जिनको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा। आगे बढ़िए, अगले बिंदु पर आइए। अगला बिंदु क्या है, आंचलिक राजनीति और स्वार्थपरकता। तो चुनाव और सर्वे सेटलमेंट के समय गांव की जो स्थिति होती है वो मैंने ऊपर बताई ही, कि किस तरह से बहुत गंदी राजनीति लोग खेलने लगते हैं। कोई किसी का सगा नहीं रह जाता, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, जो कि मैंने ऊपर बताया भी था 2 पात्रों के माध्यम से, कि किस तरह से जब सर्वे सेटलमेंट की बात आती है तो जो बड़ा भाई यानी कि जो सरवन बाबू हैं, वो किस तरह से लालचंद बाबू पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि ये तो मेरा भाई ही नहीं है, क्योंकि इनके जो पिता हैं उनकी मृत्यु पहले हो जाती है और उसके पश्चात लालचंद बाबू का जन्म होता है। तो इस तरह का आरोप भी लगाते हुए दिखाई देते हैं सरवन बाबू इस उपन्यास में, ठीक है। तो गाँव की राजनीति किस तरह से गंदी हो जाती है सर्वे सेटलमेंट के दौरान, ये बात आप अब समझ गए। तो यहाँ पे एक उदाहरण आया है कि गांव की राजनीति अब कीचड़ से भी गंदी हो गई है, इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ हर आदमी दूसरे की पीठ में छुरा भोंकने के लिए सर्वे के नक्शे का सहारा ले रहा है। यह स्वतंत्र भारत के ग्रामीण समाज में व्याप्त नैतिक पतन और भूमि विवाद को रेखांकित करता है।
अगला बिंदु है व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। तो उद्धरण आया है कि अफसरों की फाइलें और पटवारी के बस्ते में गांव की किस्मत बंद है, यानी जैसा वे चाहेंगे, जितना उन्हें जो पैसा दे देगा वो तो उसकी तरफ रुख कर जाएंगे। तो इससे गलत किसके साथ में होता है? गलत हमेशा गरीब व्यक्ति के साथ में ही होता है। यह पंक्ति शासन और प्रशासन की संवेदनहीनता पर कड़ा प्रहार करती है। आगे आ जाइए अगले बिंदु पर, नारी पात्र और प्रेम की संवेदना। तो यहाँ पे तो ताजमणि और जित्तन बाबू का ही प्रेम दिखाई देता है। यही एक प्रेम कहानी, प्रेम कथा इस उपन्यास में चलती रहती है। जैसे मैला आंचल में कमली और डॉक्टर प्रशांत की प्रेम कथा चलती रहती है, वैसे ही यहाँ पर जित्तन बाबू और ताजमणि की प्रेम कथा चलती रहती है। जबकि ताजमणि जो है वो नटिन टोले से आती है और जित्तन बाबू तो ज़मींदार हैं, यानी कि उच्च वर्ग के हैं। लेकिन ताजमणि के बारे में मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता दूं, जिसको ताजू ताजू बोला जाता है। उसने काफ़ी मदद की थी जित्तन की माँ की, यानी जित्तन की माँ के साथ में वो साये की तरह रही थी। जित्तन की माँ जब काशी गई थी तो वहाँ पे भी ये उसके साथ रही थी और जित्तन की माँ ने ताजमणि से वचन इत्यादि ले लिया था कि वो सदैव रक्षा करेगी, भला चाहेगी किसका? जित्तन का। तो इसीलिए ताजमणि सदैव काली माता से प्रार्थना करती रहती है कि जित्तन बाबू का हमेशा भला हो, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, है ना। तो ये पूरी कहानी चलती है जो कि मैंने आपको मोटे तौर पे बता दी है। आ जाइए, तो नटिन की बेटी होने के बावजूद हवेली की मर्यादा और जितेंद्र के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण का प्रतीक है ताजू या फिर ताजमणि। वह जितेंद्र की रक्षा के लिए पंचचक्र की पिटारी उसे सौंपती है और ये पंचचक्र की पिटारी ताजमणि को किसने दी होती है? जित्तन की माँ ने दी होती है। हालांकि जित्तन इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, उसे ये सब अंधविश्वास लगता है, लेकिन फिर भी जब ताजमणि उसे पंचचक्र की पिटारी देने आती है तो जो उसके शब्द होते हैं वो सुनकर जित्तन को बिल्कुल ऐसा लगता है कि साक्षात उसकी माँ उसके सामने खड़ी होकर ये सारे शब्द कह रही है, तो वो शांति से ये सारी चीज़ें सुनने लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होंगी। बाकी आ जाइए, उद्धरण क्या है? मर्यादा और प्रेम के बीच का रास्ता कांच की चूड़ियों जैसा नाजुक होता है जित्तन बाबू, कब टूट जाए पता नहीं चलता। ताजमणि का ये संवाद है जित्तन बाबू से। यह उपन्यास में व्याप्त प्रेम की सूक्ष्मता और सामाजिक सीमाओं को दर्शाता है। इसके बाद में दूसरी जो नारी पात्र है, मुख्य पात्र मलारी, जिसके ऊपर दुलारी दाएँ आ जाती हैं, यानी ऐसा गांव वालों का मानना है, तो वो भी मुख्य पात्र बन जाती है। तो एक शिक्षित हरिजन युवती जिसे गांव के लोग दुलारी दाई का अवतार मानने लगते हैं, उसके माध्यम से रेणु ने दलित चेतना और सुंदरता के नए प्रतिमान गढ़े हैं। और उपन्यास में एक कहानी ऐसी भी चलती है कि मलारी पर दुलारी दाई आ गई हैं, तो उसमें भी कई तरह से झाड़ फूक हो रही है और रोदन गीत इत्यादि गाए जा रहे हैं, तो उन्हें भी आप लोकगीत की श्रेणी में रख सकते हैं। आ जाइए फिर आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है प्रतीकात्मकता और उपसंहार। मैंने जो इसके मूलभूत तथ्य हैं उसको इस वीडियो में संकलित करने का प्रयास किया है, क्योंकि पूरी कहानी मैं नहीं बता सकती हूँ। मैं फिर कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी घटनाएं एक साथ समानांतर चल रही होती हैं, तो नहीं सबको बताया जा सकता है। जो ज़रूरी थी उनको मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी इसके बाद इस वीडियो को देखने के पश्चात जब आप उपन्यास पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित ही उपन्यास आपको समझ में आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसकी कथा वस्तु हमें समझ में नहीं आती, लेकिन अब अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए फिर, लिखा है उपन्यास का अंत आशावादी है। जितेंद्र का ट्रैक्टर चलाना केवल खेती नहीं है बल्कि रूढ़ियों को तोड़ना है। सरकारी कानून के तहत जब परती जमीन का अधिग्रहण होता है और वहां कोसी प्रोजेक्ट की योजना आती है तो वह मृत धरती फिर से प्राणवान होने की राह पर चल पड़ती है। उद्धरण आया है कि परती अब परती नहीं रहेगी, इसके सीने पर ट्रैक्टर के निशान नहीं बल्कि नई जिंदगी के हस्ताक्षर बन रहे हैं। तो ये उपन्यास के सकारात्मक निष्कर्ष और विकास की नई चेतना का प्रतीक बन जाते हैं। तो अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ा उसके मुख्य विषय क्या है, यानी कि मोटे तौर पर जो चीज़ें सामने निकल कर आती हैं वो क्या है? ग्रामीण जीवन का यथार्थ उस उपन्यास में चित्रित है। दूसरा, परती भूमि का प्रतीकात्मक अर्थ जो कि मैंने आपको समझाया, परती परिकथा दोनों का अर्थ मैंने समझाया। तीसरा बिंदु निकल कर आता है सामने स्वतंत्रता के बाद, यानी कि सन 1947 के बाद मोहभंग की स्थिति। इसमें आप पंचवर्षीय योजना वाला बिंदु भी डाल देना, ठीक है, वो दिखाई देती है। अगला बिंदु है लोक संस्कृति का चित्रण, यहाँ पे दिखाई देता है। अगला बिंदु है सामूहिकता और
पुनर्निर्माण दिखाई देता है इस उपन्यास में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे। बाकी शिल्पगत विशेषताओं पे बात करके इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो ऑलरेडी हो गई है। आ जाइए फिर शिल्पगत विशेषता में पहली विशेषता क्या है? आंचलिकता। रेणु हिंदी के प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। उन्होंने स्थानीय बोली, मुहावरों, लोकगीतों, लोक संस्कृति का अत्यंत स्वाभाविक प्रयोग इस उपन्यास में किया है। दूसरा बिंदु है बहुस्तरीय कथानक, यानी कि इसमें कई कहानियां समानांतर चल रही होती हैं, छोटी बड़ी कथाएं लगातार चलती रहती हैं, जिससे ये उपन्यास इतना मोटा भी हो गया है। आगे आइए प्रतीकात्मकता, प्रति परिकथा, दोनों में प्रतीकात्मकता निहित है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इसके बाद में काव्यात्मक भाषा। रेणु की भाषा में लोक जीवन की सहजता के साथ साथ काव्यात्मक सौंदर्य भी है। प्रकृति वर्णन और लोक चित्रण अत्यंत प्रभावशाली इस उपन्यास में बन गए हैं। तो यहीं पे फिर चर्चा मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मुझसे पढ़ के मज़ा आया होगा और अब आपको इस टॉपिक पे क्लैरिटी आ गई होगी, और मुझे विश्वास है कि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इस उपन्यास से संबंधित, तो उसका उत्तर आप अच्छे से लिख पाएंगे अगर आपने मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को ढंग से सुना है। बाकी ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी रिवीजन के लिए? ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम ये है, जाके सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लेकिन अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की डायरेक्ट लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपके फ़ायदे की चीज़ है। बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। इतनी मेहनत मैं किसके लिए करती हूँ? आपके लिए करती हूँ। तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अपने साथियों के साथ में वीडियोस को शेयर करना, उनकी भी मदद हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।